कृषि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आइए जानकारी लेते हैं प्रमुख समाचारों की। प्रदेश के गन्ना किसानों को बकाया गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर माननीय उच्च न्यायालय सख्त हुआ है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने किसानों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार को एक मौका और दिया है। खंडपीठ ने कहा है कि आगामी 24 जुलाई तक सरकार मिल मालिकों से किसानों को ब्याज सहित गन्ना मूल्य का भुगतान करे। इसी तिथि पर गन्ना आयुक्त व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर बताएं कि उन्होंने कोर्ट के आदेश के अनुपालन में क्या किया। इससे पहले प्रदेश सरकार द्वारा हलफनामा दायर कर बताया गया कि अब तक 43 मिल संचालकों के खिलाफ 57 एफआईआर दर्ज की गई और 40 मिल मालिकों के विरुद्ध आरसी जारी की जा चुकी हैं। कई मिल मालिकों की चीनी सरकार ने जब्त कर ली है। इस दौरान 1720 करोड़ 55 लाख रुपए की वसूली कर किसानों को दिलवाया गया। उत्तर प्रदेश के आम और सब्जियों की मांग खाड़ी देशों में बढ़ रही है। इन परिस्थितियों के बीच उत्तर प्रदेश में व्यापारिक संभावनाओं को तलाशने के लिए मल्टीनेशनल डिपार्टमेंटल स्टोर के आधा दर्जन प्रतिनिधियों ने लखनऊ का दौरा किया। इस दौरान CISH और मंडी परिषद के अधिकारियों से निर्यात के संबंध में बातचीत हुई। मल्टीनेशनल डिपार्टमेंटल स्टोर के प्रतिनिधियों ने मलिहाबाद के आम बागानों का भी दौरा किया। इस बात पर विचार विमर्श हुआ कि किस तरीके से आम और सब्जियों का यहां से निर्यात किया जाए कि वो ताजी बनी रहे। CISH के निदेशक ने कहा कि वो किसानों और व्यापारियों के बीच प्लेटफॉर्म बनने का काम कर सकते हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय मांग के अनुसार उत्पादन के लिए किसानों को प्रशिक्षित करेंगे। इसके अलावा मंडी परिषद के उपनिदेशक ने कहा कि सरकार मलिहाबाद के नवाब ब्रांड आम के निर्यात को विशेष महत्व दे रही है। 1 जुलाई से 9 जुलाई तक प्रदेश में चलने वाले वन महोत्सव में सरकार 82,232 पौधे लगाएगी। गत दिनों मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने आवास से पूरे प्रदेश में चलने वाले वन महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से भी पेड़ पौधे लगाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने हरियाली को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। स्मार्टफोन जंगलों की रक्षा करेंगे, ये एक चौंकाने वाली खबर है। वनों का कटाव एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। प्रकृति के खूबसूरत जंगल लोगों की महत्वाकांक्षाओं के चलते कटते जा रहे हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए सैन फ्रांसिस्को की एक कंपनी ने नई पहल की है। दरअसल पुराने स्मार्टफोन में कुछ बदलाव कर कंपनी ने उसे एक नए डिवाइस में बदल दिया है। पेड़ों में छुपे ये डिवाइस सौर ऊर्जा से चलते हैं और किसी भी तरह का खतरा भांप लेते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाए या मशीन से काटने की कोशिश करे तो डिवाइस को पता चल जाता है कि अवैध तरीके से यहां पेड़ काटे जा रहे हैं। इसके बावजूद डिवाइस टेक्स्ट मैसेज भेजकर स्थानीय अधिकारियों को सूचित कर देता है, जिससे वे तुरंत हरकत में आ जाते हैं। डिवाइस सही लोकेशन भी बताता है ताकि अधिकारी कम से कम समय में लोकेशन पर पहुंचकर कटते पेड़ों को बचा सके। सरयू नहर परियोजना वर्ष 2016 तक पूरी होगी। इस परियोजना के पूरा होने से पूर्वांचल के 9 जिलों बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, महाराजगंज और गोरखपुर के किसानों को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा। यह सूचना उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री ने विधानसभा में बजट चर्चा के दौरान दी। लखनऊ विकास प्राधिकरण किसानों का पैन कार्ड बनवाएगा, जिससे उनकी जमीन के मुआवजे से जो रकम आयकर विभाग काट रहा है उसे वापस दिलाया जा सके। इसके लिए किसानों का रिटर्न फॉर्म भी भरवाया जाएगा। इसके लिए 10 जुलाई को कानपुर रोड योजना के किसानों के लिए एक शिविर लगाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि LDA किसानों के बकाया मुआवजे का भुगतान कर रहा है, लेकिन ब्याज सहित भुगतान होने पर किसानों की काफी रकम आयकर में कट रही है। महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए भारत सरकार ने आलू और प्याज के भंडारण की सीमा तय करने का फैसला किया है। इसके बाद राज्य सरकारों को आलू प्याज की जमाखोरी रोकने और इनके मूल्य तय करने का अधिकार भी मिल जाएगा। भारत सरकार ने सभी राज्यों से आग्रह किया है कि वे आलू प्याज को कृषि उत्पाद विपणन समिति एक्ट के दायरे से बाहर कर दें। अगर इस पर अमल होता है तो किसान कहीं भी अपना उत्पाद बेच सकता है। साथ ही अगर कोई व्यापारी जमाखोरी में लिप्त पाया जाता है तो उसे जेल जाना पड़ेगा। किसान भाइयों, ये थे आज के कुछ प्रमुख कृषि समाचार। अब आइए जानकारी लेते हैं खेती बाड़ी की कुछ समसामयिक बातों की।
समय से बोई गई मक्का में बुआई के 15 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई करें। मूंगफली की बुआई इस माह के पहले सप्ताह तक पूरा कर लें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फेट और 30 से 40 किलोग्राम पोटाश तथा 100 किलोग्राम जिप्सम कूड़ों में बीज से 2 से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर डालें। खेती बाड़ी की समसामयिक जानकारियों के बाद जानकारी लेते हैं कुछ प्रमुख मंडियों के ताजा मंडी भावों की। गेहूं मुरादाबाद मंडी में 1420 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर मंडी में 1425 रुपए, लखनऊ मंडी में 1430 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 1405 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। चावल मुरादाबाद मंडी में 2100 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर मंडी में 2110 रुपए, लखनऊ मंडी में 2125 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 2100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। चना मुरादाबाद मंडी में 2950 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर मंडी में 3180 रुपए, लखनऊ मंडी में 3420 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 2810 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। उर्द मुरादाबाद मंडी में 4980 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर मंडी में 4950 रुपए, लखनऊ मंडी में 5100 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 5040 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। मूंग मुरादाबाद मंडी में 6000 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर मंडी में 6500 रुपए, लखनऊ मंडी में 7525 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 6000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। मसूर मुरादाबाद मंडी में 4975 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर मंडी में 5560 रुपए, लखनऊ मंडी में 4600 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 4845 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। मटर मुरादाबाद मंडी में 3150 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर मंडी में 3100 रुपए, लखनऊ मंडी में 3160 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 3180 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। किसान भाइयों, तिलहन में सरसों मुरादाबाद मंडी में 3150 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर मंडी में 3040 रुपए, लखनऊ मंडी में 3200 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 3235 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिकी। गुड़ का भाव मुरादाबाद मंडी में 3060 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर मंडी में 2880 रुपए, लखनऊ में 3000 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 3000 रुपए प्रति क्विंटल का भाव रहा। आइए अब जानकारी लेते हैं कुछ सब्जियों के मंडी भावों की। आलू मुरादाबाद मंडी में 1525 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर मंडी में 1450 रुपए, लखनऊ मंडी में 1550 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 1510 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। प्याज मुरादाबाद मंडी में 1650 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर मंडी में 1390 रुपए, लखनऊ मंडी में 1700 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 1700 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। टमाटर मुरादाबाद मंडी में 720 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर मंडी में 470 रुपए प्रति क्विंटल और शाहजहांपुर की मंडी में 650 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। भिंडी मुरादाबाद मंडी में 825 रुपए प्रति क्विंटल, लखनऊ में 1300 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 650 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिकी। तोरई मुरादाबाद मंडी में 760 रुपए प्रति क्विंटल, लखनऊ में 1200 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 550 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिकी। कद्दू मुरादाबाद मंडी में 530 रुपए प्रति क्विंटल, लखनऊ में 750 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 430 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। लौकी मुरादाबाद मंडी में 700 रुपए प्रति क्विंटल, लखनऊ में 700 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 450 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रही। बैगन मुरादाबाद मंडी में 1000 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 560 रुपए, लखनऊ मंडी में 1150 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 600 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। किसान भाइयों, ये थे आज के औसत मंडी भाव और कृषि समाचार। अगले अंक में फिर मिलेंगे कृषि जगत की नवीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। भाइयों, मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे हम खेती के साथ आसानी से कर सकते हैं और अगर इसे हम थोड़ा वैज्ञानिक ढंग से करें, थोड़ा देख रेख इसकी रखें तो हमें अच्छा लाभ भी प्राप्त हो सकता है। तो वो कौन कौन से प्रमुख कार्य हैं, सामूहिक कार्य हैं जिन्हें करके उन्हें अच्छा लाभ प्राप्त होगा, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार वार्ष्णेय, पूर्व प्रधान वैज्ञानिक ICR। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे जो हमारे किसान भाई मछली पालन करना चाहते हैं उनके लिए कहाँ तक लाभकारी है मछली पालन दूसरे कामों की अपेक्षा? ये बहुत ही अहम विषय है मत्स्य पालन, जो कि अभी तक निगलेक्टेड था। इस मत्स्य पालन में जो आज हम बात कर रहे हैं, वर्तमान में विश्व में खाद्य सुरक्षा एक अहम समस्या बनी हुई है और जो एनिमल प्रोटीन है उसका महत्व भोजन में आप सभी लोग जानते हैं जी। और अब रही सवाल मछली की, मछली एक ऐसा भोजन है जिसमें कि प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध है, इसमें मिनरल्स हैं, इसमें विटामिन A और D बहुत मात्रा में उपलब्ध होते हैं,
इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है जो हृदय के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। डॉक्टर साहब, कहने का मतलब है कि मछली जो है बहुत ही पौष्टिक आहार है मनुष्य के लिए। जो मछली पालन करना चाहते हैं उनके लिए तुलनात्मक रूप से आर्थिक कितना लाभकारी है? हाँ, आर्थिक लाभ के लिए ये भी बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आर्थिक लाभ के लिए हमारे किसान भाई भली बात जानते हैं कि हम 1 हेक्टेयर में जो धान या गेहूं है लगभग 5 टन, अधिक से अधिक 5 टन का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं जी। लेकिन मछली के जहाँ तक सवाल है उसमें लगभग आप 8 से 10 टन तक का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और कीमत के विषय में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये आज जो बात होती है कि किसान भाइयों की आमदनी दूनी की जाए। अगर हमारे किसान भाई मछली पालन अगर खेती के साथ करेंगे तो दूना नहीं कई गुना उनको लाभ प्राप्त होगा। कहने का मतलब है कि आर्थिक रूप से बहुत ही लाभकारी है मत्स्य पालन। डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई मछली पालन के बारे में सोच रहे हैं तो उन्होंने अभी तक तालाब खुदवाया है या नहीं खुदवाया है, इस विषय में विचार विमर्श कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है इस समय? हाँ, ये मछली पालन के लिए बहुत अनुकूल समय है क्योंकि इस समय बारिश शुरू होने वाली है। लेकिन वैसे तो यह है कि इस समय संचय का समय आ गया, लेकिन तालाब प्रबंधन की जहाँ तक बात करते हैं तो हमको मार्च के महीने से प्रबंधन का कार्य शुरू कर देना चाहिए। अप्रैल मई में मछली का बच्चा जो है, मछली का बीज जो है वो मिलना शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब, जिन्होंने तालाब में पानी डाला है या नहीं डाला है या भरना चाहते हैं, तो जो पानी का संचयन है या पानी का प्रबंधन है उसमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें? सबसे पहले जितने भी तालाब के अंदर अवांछनीय पेड़ पौधे हैं, अवांछनीय खरपतवार है, आदमी उसमें 4-6 आदमी उतर जाएं, जितने भी खरपतवार हों उसको निकाल दें। दूसरा, उसको एक केमिकल 4D केमिकल डाला जाता है जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट है। ये प्लांट से बनता है, इसका कोई बहुत विपरीत असर नहीं है, लेकिन फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से कम 1 हफ्ते का अंतराल रखना होगा। और वैसे भी हम जो है तालाब तैयार करने 1 हफ्ते के बाद ही बीज का संचय करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम मछली को बायोलॉजिकल कंट्रोल भी है। उसमें एक ग्रास कार्प मछली आती है, वो ऐसी मछली है कि अपने वजन का 2 से 3 गुना तक जो घास को खा जाती है, उससे भी जो है हम तालाब की सफाई कर सकते हैं। दूसरा पहलू है कि तालाब के अंदर अवांछनीय जीव जंतु होते हैं, जैसे सांप है, कछुआ है, मेंढक हैं। ये भी तालाब को मछली के बढ़वार में बाधक हैं, इनको भी हमको निकालना होता है। इसलिए इसको निकालने के लिए बार बार हमको तालाब में जाल चलाना होगा। बार बार जाल चलाने से जितने भी ये जंतु हैं इनको निकाल करके हम बाहर कर देंगे। चलाना संभव नहीं होता है तो उस केस में हम लोग 2500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से महुआ की खली का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे जीव जंतु हैं वो मर जाएंगे और वो खाने योग्य हैं, उनको बाजार में बेचा जा सकता है। अब डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण विषय होता है मछली के बीजों को डालना है, उनका संचयन। तो उनमें कौन कौन सी ऐसी प्रमुख बातें हैं जो हम ध्यान में रखें और हमें स्वस्थ जो है बीज तालाब में मिले और अच्छी? ये बहुत आवश्यक है हम कौन सी मछलियों का पालन करें, लेकिन मछलियों का संचय करने से पहले हमको एक विषय पर ध्यान देना होगा कि उसमें हमको गोबर की खाद जो है वो भी डालनी है। और वो डालनी होगी, अगर पुराना तालाब है 2 से 5 टन प्रति हेक्टेयर की दाब से, और प्रति माह डालना होगा। पहली किश्त 20% की होगी पहले महीने, उसके बाद जो है हमको 10% प्रति माह हमको डालना होगा, जो हमारा किसान भाई जनरली नहीं करता है। ये बहुत आवश्यक है, इससे प्राकृतिक भोजन मछली को मिलता है। जो प्राकृतिक भोजन जिसको हम प्लवक कहते हैं, इस गोबर की खाद डालने से उत्पन्न होता है और वो मछली को प्राकृतिक रूप से भोजन मिलता रहता है और अच्छा भोजन होता है वो। मतलब कहने का मतलब है कि उनकी सेहत के लिए लाभदायक है। अगर हम मछली का बीज डालते हैं तो क्या अनुपात रखें? हाँ। प्रजातियों का हम क्या ध्यान रखें या कई प्रजातियों का डाल सकते हैं, इस पे थोड़ा सा भी। हमारे यहाँ जो पालन होता है मुख्य रूप से कार्प मछलियों का पालन होता है, और जिसमें प्रमुख हैं 3 भारतीय कार्प। 3 भारतीय कार्प में कतला, रोहू, मृगल, और 3 हैं विदेशी कार्प जिनको कहते हैं सिल्वर कार्प, कार्प और कॉमन कार्प। इन 6 मछलियों में का जो हम पालन करते हैं उसको हम बोलते हैं कंपोजिट फिश कल्चर, कंपोजिट मत्स्य पालन या मिक्स्ड मत्स्य पालन। इनका पालन जो करते हैं, इसमें कुछ मछलियाँ सतह पर रहती हैं, कुछ मछलियाँ बीच में पानी में रहती हैं और कुछ मछलियाँ तलहटी में रहती हैं। सतह पर रहने वाली मछली है कतला और सिल्वर कार्प। पानी के बीच में रहने वाली मछली है ग्रास कार्प और रोहू, और तलहटी में रहने वाली मछली है कॉमन कार्प और मृगल। अब जो भी भोजन हर सतह पर उपलब्ध है वो
पूरा भोजन हर निच में हमारा इस्तेमाल हो जाता है और कोई भी भोजन वेस्ट नहीं जाता। खाना देने का समय, भोजन देने का समय है, क्या इसका भी ध्यान रखें? हाँ, अगर इसका ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा है। एक समय निश्चित कर लें, वही उसी समय अगर उसके थोड़ा बहुत आगे पीछे देंगे तो बहुत अति उत्तम होगा, क्योंकि अगर हम एक समय पर भोजन देते हैं, मछली आती है, भोजन ग्रहण करती है और फिर विचरण करती है। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण विषय कि अगर हमारा मछली पालक भाई हैं, वो मछली पालन के साथ साथ कुछ और भी काम करना चाहते हैं, तो वो कौन कौन से ऐसे कार्य हैं कि दोनों काम ठीक ढंग से चलते रहें और लाभ भी अच्छा होता रहे? हाँ, आज का ज्वलंत विषय है समन्वित मछली पालन। और समन्वित मछली पालन जैसे आपने पूछा, ये बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि हम लोग कहते हैं खेती कर रहे हैं, नहीं, के साथ हम मछली पाल सकते हैं। जैसे कि धान है, धान के साथ मछली पाल जा सकती है। हम मछली पालन कर रहे हैं, बंधों पे हम जो है सब्जी उगा सकते हैं, दालों के पौधे लगा सकते हैं और फलों के पौधे लगा सकते हैं बंधों पर। मछली पालन के साथ हम जो है जानवरों का पालन भी कर सकते हैं। डेयरी है, पोल्ट्री है, पिगरी है, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। इसमें एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, मछली पालन में जो खर्चा आता है 40 से 60% भोजन का खर्चा होता है। और भोजन का खर्चा जो है एक दूसरे का, इस दोनों चीज़ें एक दूसरे की पूरक हैं समन्वित मछली पालन में। जो खेती का जो वेस्ट है वो मछली पालन में इस्तेमाल हो जाता है। एनिमल का वेस्ट है जो मछली पालन में, मछली का वेस्ट है वो जानवरों के लिए इस्तेमाल हो जाता है। मछली का जो नीचे का जो स्लरी निकलती है तालाब की, वो खेती में, वो ऑर्गेनिक रिच होती है, वो खेती में इस्तेमाल हो जाती है। तो दोनों ही एक दूसरे के परिपूरक हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। डॉक्टर साहब, कहने का मतलब है कि बड़ी आसानी से मछली पालन के साथ साथ और भी काम हम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खेती की जानकारी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार। पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। बृहस्पतिवार की देर रात कुछ क्षेत्रों में गरज चमक के साथ छींटें भी पड़ी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 1-2 दिनों में मानसून के पूरे प्रदेश में पूर्ण रूप से सक्रिय होने की संभावना है। शनिवार से रविवार तक कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना है। जिन किसान भाइयों के पास अपने सिंचाई के साधन हैं, वे शीघ्र ही मध्यम अवधि में पकने वाली धान की प्रजातियों की रोपाई का कार्य पूरा करें। खेत की तैयारी करते समय मृदा शोधन के लिए ट्राइकोडर्मा 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के साथ 65 से 70 किलोग्राम गोबर की खाद भी डालें। जो किसान भाई लोबिया की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए इसकी बुआई का यह उपयुक्त समय है। दलहनी फसलों में उर्द की खेती के लिए खेत की तैयारी कर बुआई प्रारंभ करें। देर से पकने वाली अरहर की प्रजातियों की बुआई करें। जो किसान भाई मूंगफली की खेती करना चाहते हैं, इसकी बुआई का कार्य यथाशीघ्र पूरा करें। किसान भाइयों, मौजूदा समय में सोयाबीन की बुआई के लिए उपयुक्त है। जितना जल्दी हो सके इसकी बुआई का कार्य पूरा करें। मौसम के अनुरूप खेती कर अच्छा लाभ अर्जित किया जा सकता है। मौसम आधारित नकदी फसल के रूप में सब्जियों की खेती करें। इस समय वर्षाकालीन भिंडी की बुआई का उपयुक्त समय है। भाइयों, टमाटर की खेती हर प्रकार की भूमि में की जा सकती है। ध्यान इतना अवश्य रखें कि भूमि उचित जल निकास वाली हो। बरसात की फसल के लिए टमाटर की नर्सरी डाल दें। खरीफ में प्याज की नर्सरी डालें। शरतकालीन बैगन की फसल के लिए इसकी नर्सरी भी डालें। तो किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ मंगलवार को फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।